तो बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि फ्रेंच सिटीजन्स ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एनहांस करने के लिए क्या किया, बट एक्चुअली हमारा क्वेश्चन तो ये था कि नेपोलियन इतना फेमस क्यों है। नेपोलियन ने ऐसा क्या किया जो आज तक हम उसका नाम याद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन ने जितने रिफॉर्म्स लाए वो बहुत अच्छे थे, टू द एक्सटेंट कि आज तक जो गवर्नमेंट्स हैं वो नेपोलियन के उन रिफॉर्म्स को अबाइड करती हैं, बट एट द सेम टाइम उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय भी की है। ये सब इस सिविल कोड में लेआउट होता है। इसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलिक कोड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया 3 मार्कर और 5 मार्कर में। तो नेपोलियन ने ऐसा क्या किया जिस वजह से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो उसको बहुत प्रेज कर रहा था, एट द सेम टाइम दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसकी रूल, उसका मुनाक चाहता ही नहीं था। लेट्स गेट टू दैट। सिविल कोड ऑफ 1804 के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स 7-8 हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहला, अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियन ने बोला सीधी सी बात, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई ऐसा फ्यूडल सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं चलेगी और मेरिट देखा जाएगा। इसके साथ साथ इसके अकॉर्डेंस में ही बेसिकली एक पॉइंट आता है, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। बेसिकली फ्यूडल सिस्टम हम फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट में जो सिस्टम चलता था उसको रेफ़र करते हैं। नेपोलियन ने बोला कि भाई ये जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट का जो सिस्टम चलता आ रहा है इसको मैं हटाऊंगा, ये नहीं चाहिए मुझे फ्रांस में, मुझे नहीं चाहिए कि राजा का बेटा राजा ही बने। थर्ड पॉइंट जो आता है वो था एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि लुई 16 जब राजा बना वो एब्सोल्यूट मोनार्की फॉलो करता था। उसके बाद नेशनल असेंबली आई, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लुई 16 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया। ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए, टू द एक्सटेंट एक बार कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा भी लिखा गया था। इसलिए नेपोलियन को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया बहुत अच्छा है, तो उसने ये रिफॉर्म लाया कि सब इक्वल है इन फ्रंट ऑफ द लॉ। सबसे बड़ी बुक फ्रांस में उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन थी एंड आज तक भी है। नेपोलियन ने ये बहुत इम्पैक्टफुल रिफॉर्म लाया था। इसके बाद जो रिफॉर्म नेपोलियन लाया वॉज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। बेसिकली जब ट्रेड होता था बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते थे। जैसे अगर अभी थोड़े करंट अफेयर्स देखे हों तो जब अमेरिका यूएसए बेसिकली जब चाइना पे टैरिफ लगा रहा था, ट्रेड बैरियर लगा रहा था, उस टैरिफ को हम गिल्ड बोलते हैं। तो मान लो अगर मुझे ईस्टर्न प्रोविंस से वेस्टर्न प्रोविंस तक ट्रेड करना है तो एक सर्टेन अमाउंट थी जो मुझे देनी पड़ती थी, और ये बहुत सारे क्लॉज थे एज वी डिस्कस की मान लो ईस्टर्न प्रोविंस में 2 किलो इज़ डिफरेंट टू व्हाट इट इज़ इन वेस्टर्न प्रोविंस। ईस्टर्न प्रोविंस की करेंसी अलग है, वेस्टर्न प्रोविंस की करेंसी अलग है, वेट और मेजरमेंट का सिस्टम अलग है। उसके साथ साथ एक टैक्स भी मुझे देना पड़ रहा है मुझे ईस्ट टू वेस्ट अगर अपना सामान भिजवाना है। तो ये बहुत सारी लेयर्स लगा देता था ट्रेड पे। इससे ट्रेड कम भी हुआ ग्रेजुअली, और जो ट्रेड करते थे उनको लॉस भी बहुत हुआ। तो नेपोलियन को लगा ट्रेड इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें हटा दी। उसने सबसे पहले गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए। दूसरा, उसने सिंगल करेंसी का रूल अप्लाई किया कि भाई ईस्टर्न प्रोविंस और वेस्टर्न प्रोविंस दोनों जगह सिंगल करेंसी होगी, ईस्ट और वेस्ट की अलग नहीं होगी, पूरे फ्रेंच टेरिटरी में एक ही करेंसी चलेगी, और सेम चीज़ वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम के साथ भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि ईस्टर्न प्रोविंस में जो 2 किलो आटा है वो वेस्टर्न प्रोविंस तक पहुँचते पहुँचते 4 किलो हो जाए। पूरी फ्रेंच टेरिटरी का सेम वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम होगा, सेम करेंसी होगी और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी। इसके साथ साथ नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम भी एनहांस किया। प्रेडोमिनेंटली उसने ट्रेड पे फोकस किया। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल भी करवा रही हूँ अपना गुड, तो मुझे उसके लिए सड़कें चाहिए, मुझे उसके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मुझे उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, और मुझे तो वो सरकार ही प्रोवाइड करेगी ना। इसलिए नेपोलियन ने अपना ट्रेड और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल मूवमेंट भी एनहांस करवाया। चलो ये तो थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बट ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन डेमोक्रेसी को हार्म करने पहुंच गया।
ऐसा क्या हुआ, फ्रेंच आर्मीज़ को जिन देशों में हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी बोला जाता था उसी देशों से निकाला गया। ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन के हाथ में जितनी भी फ्रेंच टेरिटरीज थी वो ले ली गई और इवेंचुअली वो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हारा गया। ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड, नेपोलियन का आगे की पूरी लाइफ जितनी हुई, जितनी उसने टेरिटरीज गंवाई, वो सिर्फ इन 3 रिफॉर्म्स पे डिपेंड करती थी उसके। सबसे पहला, इंक्रीजिंग टैक्सेस। नेपोलियन ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस तो हटाया बट उसके कंपनसेशन में बाकी टैक्सेस बढ़ा दिए और एक बहुत मॉडरेट लेवल पे नहीं, बहुत ड्रास्टिक लेवल पे बढ़ाए, जितने कि जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो पे भी नहीं कर पा रहे थे, इतने अमाउंट में टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। दूसरा, सेंसरशिप। नेपोलियन इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स तो लाया मगर गलती से भी अगर नेपोलियन के अगेंस्ट कोई कुछ बोल देता तो नेपोलियन उसको जेल में डलवा देता। नेपोलियन सेंसरशिप ले आया था, कोई उसके अगेंस्ट प्रिंट नहीं कर सकता था, कोई उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता था, कोई उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता था। तीसरी चीज़ जो नेपोलियन लाया, वो लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में भर्ती करवाता था। बेसिकली वो एक मिलिट्री लीडर था, उसके लिए उसके डिफेंस फोर्सेस बहुत मैटर करते थे, उसके लिए उसकी आर्मी बहुत क्रूशियल थी। टू इंक्रीज हिज आर्मी, टू इंक्रीज हिज मैन पावर, उसने आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट्स करवाई क्योंकि लोग इतना आर्मी में जाना कंपेरेटिवली प्रेफर नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। उसने ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में डलवाया। बिकॉज ऑफ दीज 3 पॉइंट्स नेपोलियन अपनी बहुत सारी टेरिटरीज हार गया, उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करवा दिया और इसके साथ साथ इवेंचुअली वो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में अगेंस्ट ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया हार गया।